कर्म जनित, कर्म जनित परिणाम शास्त्र में लिखा है। तो हमने क्या माना, ये जीव का परिणाम कर्म जनित है इसलिए कर्म का है। अरे भाई, जो कर्म जिसको जन्म देता है वो जीव का परिणाम कैसे हो सकता है? और जो जीव का परिणाम है वो कर्म जनित कैसे हो जाएगा? अरे आत्म जनित है ये, जो ज्ञान दर्शन वीर्य ये आत्म जनित है, ये कर्म जनित नहीं है, है? तो ये औपाधिक भाव नहीं, स्वभाव का अंश है। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता है। देखो क्या बात है, पंडित जी क्या कहते हैं, ये स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता है। एक समय के लिए भी इसका अभाव नहीं हुआ, न है और न कभी होगा। ऐसी अनादि अनंत धारा ये ज्ञान दर्शन की बह रही है, कभी अंत नहीं होता। इस व्यक्त ज्ञान दर्शन वीर ही के द्वारा, माने इस ही के द्वारा, क्या कहते हैं देखो, क्या समझ में है, जिसको हम हटा रहे हैं वो पंडित जी क्या कह रहे हैं, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। समझ में आया ना? परिणामी जीवत्व भाव कौन सा भाव है, हैं? जिन्होंने पढ़ा है ना, मोक्ष शास्त्र पढ़ा है, समय सार पढ़ा है, तो बताओ जीवत्व भाव कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है, उसका निश्चय होता है। कैसे? इस ही के द्वारा। किस ही के द्वारा? जो स्वभाव का अंश प्रकट है ज्ञान दर्शन वीर्य, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। समझ में आया ना? जीव द्रव्य के जीवत्व पने माने पारिणामिक भाव का निश्चय किया जाता है, निर्णय किया जाता है। क्या समझ? किस ही के द्वारा? इस ही के द्वारा, माने जो स्वभाव का अंश है, जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। क्या समझ में? कि ये जीव द्रव्य है, तो द्रव्य का निश्चय काय से होता है? द्रव्य का निश्चय काय से होता है? ये जो स्वभाव का अंश प्रकट है इस ही के द्वारा होता है। क्या ख्याल में है? और क्या निश्चय होता है? यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। क्या समझ? ये देखने जानने की शक्ति माने देखने जानने का गुण, और गुण वाली वस्तु आत्मा, इसका निश्चय होता है। किससे होता है? कि जो व्यक्त ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। क्या समझना? तो जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है ये स्वभाव का अंश है, इससे वो ज्ञान दर्शन गुण की प्रतीति होती है, इससे जीव द्रव्य की प्रतीति होती है। और अगर ऐसे तुमने इंद्रिय ज्ञान, गे का ज्ञान, छायोपस में ज्ञान और एक समय की पर्याय ऐसे अगर देखा, तो ना तो आपको गुणों की प्रतीति होगी ना द्रव्य की प्रतीति होगी। क्या होगा? कि दृष्टि कर्म की ओर चली जाएगी, कर्म दिखेगा, स्वभाव नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पंडित जी ने ज्ञान दर्शन वीर्य को प्रकट भी कहा है और स्वभाव का अंश भी कहा है। अब यदि ज्ञान स्वभाव को शक्ति रूप मानते हैं, तो शक्ति तो केवल ज्ञान रूप है।
शक्ति में से ही व्यक्ति हो रही है। क्या ख्याल? स्वभाव का अंश भी कहा, और ये ज्ञान स्वभाव को शक्ति रूप मानते हो तो शक्ति केवल ज्ञान रूप है और शक्ति में से ही व्यक्ति हो रही है, इसलिए प्रगट ज्ञान भी केवल ज्ञान का ही अंश होने से प्रगट ज्ञान केवल ज्ञान है। क्या समझ? भाई ये ज्ञान स्वभाव मानते हो, शक्ति रूप तो मानते हो, तो ये शक्ति में से व्यक्ति हो रही है ना। शक्ति केवल ज्ञान मानते हो तो उसकी व्यक्ति कौन हुई? केवल ज्ञान। तो इस प्रकार प्रगट ज्ञान भी केवल ज्ञान का ही अंश होने से केवल ज्ञान ही है। इसी प्रकार प्रगट दर्शन भी केवल दर्शन स्वभाव का ही अंश होने से केवल दर्शन ही है, और प्रगट वीर भी केवल वीर्य स्वभाव का ही अंश होने से केवल वीर ही है। इस प्रकार प्रगट ज्ञान दर्शन वीर्य अनादि अनंत व्यक्त स्वभाव ही है। अनादि अनंत है और व्यक्त है और स्वभाव ही है। अतः प्रगट ज्ञान आदि से ही ज्ञानादि शक्ति में आत्मा का निश्चय होता है। इस प्रगट ज्ञान से ही ज्ञानादि गुणों की प्रतीति होती है और ज्ञानादि गुणों को धारण करने वाला इस आत्मा की प्रतीति होती है, निश्चय होता है। देखो पृष्ठ 46 पे कहा, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। कौन हूं? कि मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। क्या समझ? निरपेक्ष केवल ज्ञान का अनुभवन तो है नहीं। मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की प्रधानता भाषित होती है। क्या ख्याल? मैंने नृत्य देखा, मैं अलग हूं, मैं देखने वाला हूं, और जो दिखने वाला है वो नृत्य है, वो अलग है और मैं अलग हूं। लेकिन क्या किया? वो गेय है और गेय के साथ में जुड़ गया, और जुड़ गया और अपने को भूल गया, अपने को भूल गया माने देखने वाले को भूल गया। अब तो नृत्य ही नृत्य दिखाई देता है। क्या? तो जो देखने वाला था, जो जानने वाला था, उसको तो भूल गया। अब तो वो नाच ही नाच दिखाई दे रहा है। वो गेय से भिन्न एक ज्ञान का अनुभवन नहीं करता। क्या समझना? है तो भिन्न और अनुभव भी भिन्न है, लेकिन वह भिन्न प्रतीत नहीं होता। दृष्टि में ज्ञेय और ज्ञान मिश्र हो गए, मिश्र हो गए हैं। मैंने गाना सुना, तो मैंने गाना सुना तो मैं तो जानने वाला हूं, और सुनने वाला कान है, और वो गाना जो है वो भिन्न पदार्थ है, वो कर्णेंद्रिय का विषय है। अब मैं गायक हूं, ये तो भूल गया। कौन गायक, कौन जानने वाला, कौन देखने वाला? क्या? उसको भूल गया। अब कान और कान का विषय और अपना ज्ञान,
तीनों को एक कर दिया। तो क्या क्या माना कि मैंने गाना सुना, मैंने गाना सुना। तो गाना तो गे था और कर्ण इंद्री थी और तू जानने वाला था। तो जानने वाला ये भूल गया और क्या है कि गाना सुनने वाला मैं। जो चीज तेरी नहीं थी उसको अपना मान लिया। वो गाना भी तेरा नहीं था और ये कर्ण इंद्री भी तेरी नहीं थी। और इन सब को मिलाकर मैं गाना सुनने वाला हूं। ऐसा गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। फूल सूंघे हैं, उसकी गंध में आनंदित हो गया है। क्या ख्याल? अब फूल अलग चीज है और घ्राण इंद्रिय अलग है और तू अलग है। अब सब भूल गया अलग अलग। क्या कि सब एक दिखाई दे रहा है। न फूल अलग दिख रहा है, न नाक अलग दिख रही है और न ज्ञान अलग दिख रहा है। सब एक रूप से अनुभव कर रहा है। इस प्रकार गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है, ज्ञान मात्र का अनुभवन नहीं करता, केवल ज्ञान का अनुभवन नहीं करता। मैं रसगुल्ले का स्वाद लेता हूं। अरे भाई, रसगुल्ला जुदी वस्तु है और रसना जुदी है और तू जुदा है। तीन है। अब वो तीन नहीं दिखाई देते, एक ही दिखाई देता है। ऐसा तन में हो जाता है कि वो रसगुल्ला और रसना और ज्ञान सब एक रूप से अनुभव करता है। गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। क्या ख्याल में? लेकिन ज्ञान मात्र का, केवल ज्ञान का अनुभवन नहीं करता। पदार्थ का स्पर्श करता है, ठंडे, गरम, मुलायम, चिकना। अरे पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है। क्या भोज भोजन भी करना है तो कहाँ? बेड पर बैठ के और टीवी खोल के। क्या पांचों इंद्रिय के विषयों को एक साथ भोगना चाहता है। नीचे भी स्पर्शन का स्पर्श और ऊपर भी ठंडी ठंडी हवा और डल्लब का गद्दा और रसना इंद्री के विषय रखे हैं थाली में और सामने चल रही है टीवी है। कर्ण इंद्री और चक्षु इंद्री का विषय चालू है। पदार्थ सुगंधित हैं। पांचों इंद्री के विषयों को के साथ एकता करता है। वो इंद्री के विषय दिखाई देते हैं। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप, ये तो दिखता ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। पुस्तक पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, क्या मानता है कि मैं इसको जानता हूं। अरे भाई, शास्त्र भिन्न है और तू भिन्न है। मैं प्रवचन सुनता हूं तो प्रवचन सुनता है, प्रवचन अलग है, कर्णेंद्रिय अलग है और तू अलग है। सबको मिलाकर भिन्नत्व भाषित नहीं होता है, एकत्व भाषित होता है। मैं प्रवचन सुनता हूं
और वक्ता मानता है मैं प्रवचन करता हूं, दोनों अज्ञानी। जो मानता है मैं सुनता हूं वह भी अज्ञानी, और जो मानता है कि मैं प्रवचन करता हूं वो भी अज्ञानी। सबको मिलाकर एक कर दिया। प्रवचन शब्द है, कर्ण इंद्रिय है, और तू ज्ञान वाला है। तुझे इससे भिन्न ज्ञान नहीं दिखाई देता है क्या? तो मैं प्रवचन सुनता हूं। और बोलने वाला मानता है मैं बोलता हूं। अरे बोलने की ताकत ही नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं आत्मा में बोलने वाली। तो तू बोलने वाला कैसे हो गया? बोलने की तो शक्ति ही नहीं है आत्मा में। इसका मतलब है तू बोलने वाला मानता है, माने आत्मा से बाहर कोई चीज है इसको तू अपनी मानता है। आत्मा में तो बोलने की शक्ति ही नहीं है, बोल सकता ही नहीं है। आज तक आत्मा बोला ही नहीं है, और तू बोलता है, इसका मतलब क्या आत्मा नहीं है? और आत्मा है तो बोलता क्यों है? हाँ? आत्मा तो जानता है, बोलता नहीं है। पर ये तो ज्ञेय और इंद्री और ज्ञान सबको गड़बड़ घुटाला करता है, मिला देता है। ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। यहाँ पंडित जी ने अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा को ने केवल ज्ञान रूप बताया है। भावार्थ यह है कि परभावों से भिन्न निरपेक्ष केवल ज्ञान मात्र आत्मा अनादि से है। अज्ञानी आत्मा को ज्ञेयों से निरपेक्ष केवल ज्ञान रूप तो अनुभवन करता नहीं, तो क्या करता है कि ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन करता है। इसलिए विषयों ज्ञेयों की ही प्रधानता भाषित होने से ज्ञेयासक्ति होती है। क्यों? कि ज्ञेयों से एकता करता है तो फिर ज्ञेयासक्ति होती है, और ज्ञेयासक्ति होने से ज्ञान और ज्ञेयों का भेद भाषित नहीं होता, ज्ञेयों का ही लक्ष्य रहता है। इसलिए ऐसा अनुभव करता है कि मैंने नृत्य देखा, मैंने गाना सुना, मैंने फूल सूंघे, मैंने रसगुल्ले का स्वाद लिया, मैंने ठंडे गर्म का स्पर्श किया, मैंने शास्त्र पढ़ा, मैंने जाना, मैंने प्रवचन किया, मैंने प्रवचन सुना, मुझे अब इसे जानना है, उसे जानना है। इस प्रकार ज्ञेयों का ही लक्ष्य रहता है, परंतु ज्ञेयों से निरपेक्ष केवल ज्ञान रूप अनुभवन नहीं होता है। क्या समझ? ज्ञेयों से निरपेक्ष केवल ज्ञान रूप अनुभवन नहीं होता है। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 200 में केवल का अर्थ बताया है। ये केवल शब्द का अर्थ जानना, जो प्रभाव से भिन्न नहीं केवल आप ही, उसका नाम केवल है। देखो धवल जय धवल नहीं पढ़ा था पंडित जी ने, लेकिन धवल जय धवल में जो केवल ज्ञान आया और उस केवल का अर्थ क्या था वो पंडित जी ने यहाँ लिख दिया। क्या समझ में आया? अरे हमें तो धवल जय धवल पढ़ने को मिल गए। उन्होंने तो बहुत पुरुषार्थ किया धवल जय धवल मंगाने के लिए, लेकिन उन्हें धवल जय धवल का दर्शन भी नहीं हुआ। और धवल में आया केवल ज्ञान और उस केवल का अर्थ लिख दिया। वाह पंडित जी वाह! तो उस केवल का अर्थ क्या है कि परभाव से भिन्न नहीं केवल आप ही, उसका नाम केवल है। ये आपने कैसे समझ लिया? धवल जय धवल पढ़ा नहीं, और धवल जय धवल में जो केवल ज्ञान की चर्चा आई उस केवल का अर्थ भी लिख दिया। वाह! परभाव से भिन्न नहीं केवल आप ही। स्पष्टीकरण, यहाँ केवल शब्द के किए गए अर्थ से स्पष्ट होता है
इस सर्वज्ञता के अर्थ में प्रयुक्त केवल ज्ञान शब्द में केवल का ये अर्थ घटित नहीं होता है। तो निश्चयाभासी के प्रकरण में जो केवल ज्ञान की बात की ना, उसमें ये केवल का अर्थ घटित नहीं होता है। इसलिए वहां जो निश्चयाभासी की मान्यता का खंडन किया है, वहां सर्वज्ञता अर्थ में किया है। व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव में केवल का उपर्युक्त अर्थ घटित होता है। जो धवल जय धवल में वीरसेन स्वामी ने केवल ज्ञान लिखा है, वो के वहां ही ये अर्थ घटित होता है। इस प्रकार पंडित जी ने व्यक्त केवल ज्ञान स्वभाव माना ही है। धवल जय धवल नहीं पढ़े और फिर भी माना। वाह, पंडित जी की गजब दृष्टि थी, गजब अध्ययन था, है? बड़ी गहरी पकड़ थी। क्या बात है। ठीक है, इस केवल ज्ञान स्वभाव की, इस स्वभाव का अंश है। इसको देखने से सभी को अपने स्वभाव की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेता है।